नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के नागरिकों से वर्चुअली जुड़े और कहा कि हिमाचल प्रदेश में तय कार्यक्रम में तहत मुझे अब तक मंडी पहुंच जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया रहा। मैं सबसे पहले क्षमा का प्रार्थी हूं। दिल्ली से ही आप सभी से संवाद कर रहा हूं। हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आबादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में और भाई विकास ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी। 14 में दी, 19 में दी, और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई। बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दी। कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर का एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में कुछ सप्ताह पहले जिस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, टाटा के जो मुंबई की कैंसर अस्पताल है उसी का ये एक हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल को मिलने वाला है। शुद्ध पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की
अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर बिहार है। आज किशनगंज के सुप्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में मां के दर्शन कर देश व बिहार वासियों के समृद्धि की कामना की और सशस्त्र सीमा बल के फतेहपुर, पेट्रोल, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज की सीमा चौकियों के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास कर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे एसएसबी के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित। इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ एसएसबी का एक अटूट रिश्ता बनता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में वो रिश्ता हमेशा के लिए आप काम आएगा। मैं आज एसएसबी के सभी जवानों को इस मौके पर अनेक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी 2 राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमा को आप बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और आपका इलाका जो एसएसबी का है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजीक है। ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है, तो आपको ज्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 से 14 के वर्ष में लगभग 23,700 करोड़ रुपया, प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ रुपया तक खर्च बढ़ा है। तो जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था वो अब 6,000 करोड़ होता है। लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। तो ये बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी कितनी मजबूत है। मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है, मगर ये सभी चीजों के बावजूद भी सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावे सुनिश्चित नहीं है। मैं जब भी नेपाल और भूटान बॉर्डर की बात करता हूं, मैं हमेशा सुनिश्चित रहता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी का जवान, मेरे एसएसबी की जवान बहन जो मुस्तैदी के साथ इसकी सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र को इस बॉर्डर से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। इतनी निश्चिंतता के साथ मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां बताता हूं। आज यहां 0 पॉइंट पर नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूं। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कठिनाइयां देखकर और ये नए भवन देखकर, कठिनाइयां देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2022 एवं प्राकृतिक खेती विद्या में उत्कृष्ट कार्यों हेतु और कृषकों के सम्मान कार्यक्रम में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री के आभारी है कि जिन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। जब मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं, जब मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं,
उस समय में लगता कि वास्तव में इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ लेने से हम वंचित रह गए। उसको बचाने की वे मुहिम में है। और इसीलिए मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था, तो मैंने वहां देखा है खेती कैसे होती है। पशुपालन, भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर हैं। जब कानपुर की जो कार्यशाला हुई थी, कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी। मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया है। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहां प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी किया, और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है। और इसीलिए आपके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आपको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। मार्केट हम देंगे, आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे, और उसका अच्छा दाम मिले इसको भी सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकासखंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। यह बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात के सह-प्रभारी और आप के एमपी राघव चड्ढा ने गुजरात पहुंचने पर बोले कि आने वाले गुजरात चुनाव के लिए हर गुजराती के मन में सिर्फ 3 चीजें हैं, बदलाव बदलाव बदलाव। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे
गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात की धरती पे बदलाव के लिए काम करने का मौका मुझे मेरी पार्टी ने, मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और इतना बल दें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के जो पार्टी की मुझसे उम्मीदें हैं, जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आज 27 साल के भाजपा के शासन के बाद गुजरात के लोग ऊब गए हैं। आज हर गुजराती के मन में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सिर्फ 3 चीजें हैं। हर गुजराती के मन में 3 चीजें। पहली, बदलाव, दूसरी बदलाव और तीसरी बदलाव। लोग ऊब गए हैं भाजपा के शासन से और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। एक ईमानदार और एक प्रो पीपल सरकार चाहते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला, झाड़ू का बटन दबाया और फिर मुड़ के किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखा कभी, वैसे ही पंजाब के लोगों ने 50 साल की अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वैसे ही कुछ 27 साल के भाजपा के शासन के बाद अब समय आ गया है बदलाव का। समय आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, जिसमें हर गरीब से गरीब शख्स को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां, मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त मिलती है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े जज का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ के एक क्लास में A1 फर्स्ट क्लास शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट, ये जो मॉडल है जो हवा में नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उस मॉडल को आज गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये मुकाबला गुजरात 2022 चुनाव का सीधा आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बन चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी रेस में अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी वो थकी हारी पार्टी जो 27 साल में भाजपा को नहीं हरा पाई, जो 27 साल भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई, वो अब क्या टक्कर देगी। कांग्रेस बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस की ओर आज गुजरात का मतदाता नहीं देख रहा है, इसीलिए ये सीधी फाइट भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी इस रेस में आगे निकल रही है। पार्टी अपना गवर्नेंस मॉडल लेकर लोगों के बीच जाती है, काम की बात करती है और आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में आज एक ही पार्टी है जो कहती है वो करती है। एक ही पार्टी है जिसमें सारे नेता ईमानदार हैं। एक ही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देती है। एक ही पार्टी है जो मुफ्त बिजली लोगों को दे सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है, अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। मैं कहता हूं अक्सर कि मुफ्त बिजली देने का जो वरदान है वो भगवान ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने आपके तथाकथित मॉडल को बेनकाब कर दिया और कहा कि अब आपकी आंबेडकरबाजी बेस को गुमराह नहीं कर पाएगी। दिल्ली में एक शिक्षा मॉडल आजकल बिक रहा है और हमारा तो ये कहना है, हमारी समझ है, जो हमने हकीकत देखी है कि मॉडल तो छोड़ो, ये मॉडलिंग का मॉडल भी नहीं है, एक फरेबी का और एक फ्रॉड का मॉडल है। दिल्ली में था क्या साहब, 2014 अगर आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहां 12वीं और 10वीं के मैं रिजल्ट्स की एक छोटी सी बात बता देता हूं।
64% बच्चे पास हुआ करते थे जब दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना, कांग्रेस की सरकार को। कांग्रेस सरकार ने 15 सालों में उसको बना दिया 90%। और पिछले 8 सालों में खिसक खिसक के मुश्किल से कर करके उसी स्पीड से केजरीवाल उसको पहुंचा पाया 95-96% पे। और 10वीं में जहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लीजिए शिक्षा होती है, हम लोगों ने 34% जो बच्चे पास हुआ करते थे ना जब बीजेपी का राज था, उसको बढ़ाकर हम ले गए फिर 90% के करीब। और उसके बाद आया केजरीवाल, अरे 90% ही मेंटेन कर लेते यार। इनके समय आज 80% भी मुश्किल से बच्चे पास हो रहे हैं। और ये तब पास हो रहे हैं जब कम से कम 15% बच्चे जो हैं 9वीं से 10वीं के बीच में पास नहीं हो पाते, क्योंकि केजरीवाल उन्हें रोक लेता है। इसलिए रोकता है कि कहीं रिजल्ट्स पे अगर उसका गलत नतीजा आ गया तो मैं अपना मॉडल नहीं बेच पाऊंगा। फिर यही केजरीवाल दुनिया के लोगों को ले जाकर 2, 4, 5 कमरे जो उसने ठीक किए उसमें जाकर उनको दिखाता, कहता कितने सुंदर मेरे स्कूल हैं। अरे यार, दिल्ली में कम से कम तुमने 500 स्कूल कहे थे, कांग्रेस ने 150 बना दिए थे, तुम 50-60 ही बना देते, मुश्किल से तुम 20 बना पाए। और जहां तुम कमरों की बात करते हो, वो तो कल ही पोल खुल गई। तुमने कहा मैंने 24,000 कमरे जो हैं सुंदर किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जाके देखा तो देखा मुश्किल से 4,000 कमरे तुम ठीक कर पाए। अरे कुछ तो केजरीवाल साहब शर्म करते। शीला जी ने अपने समय में 150 नए स्कूल बनवाए, 15-16 नए स्विमिंग पूल बनवाए, 140 प्लेग्राउंड बनवाए, 40 स्पोर्ट्स सेंटर बनवाए। उनमें तो तुम जीरो थे, कमरों में ही अच्छा कर लेते। हम लोगों ने 14,000 कमरे सुंदर किए, तुम मुश्किल से जाके पड़ गए 4,000 पर। मॉडल नहीं है, मॉडलिंग का मॉडल है। सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर बताया कि देश में 75 साल में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है पहले मुझे लिस्ट ऑफ बिजनेस दिखाओ तब विश्वास सभा सत्र बुला सकते हो। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल और अब पंजाब के बीजेपी द्वारा नियुक्त गवर्नर हर काम में टांग अड़ा रहे हैं। ऐसे जो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। पंजाब के भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों, और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। देश में 75 साल की आजादी में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो, पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। मैं बहुत हैरान हूं कि गवर्नर जैसी पोजीशन पे तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं, गवर्नर हाउस के अंदर पुराने अफसर होते हैं जो बताते हैं कि गवर्नर की क्या भूमिका है और गवर्नर की क्या लक्ष्मण रेखा है। दिल्ली के मामले में भी हमने देखा, पिछले 8-9 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर चीज में टांग अड़ानी शुरू की। और उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये दिल्ली जो है पूरा राज्य नहीं है, जबकि दिल्ली 2014 से पहले भी पूरा राज्य नहीं था। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से हर चीज के अंदर टांग नहीं अड़ा करते थे, हर चीज के अंदर चुनी हुई सरकार के काम नहीं रोका करते थे। मगर हमने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी लगाने हो, कोई काम दिल्ली सरकार को करना हो, हर चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई। और अब पंजाब के गवर्नर पंजाब की विधानसभा के हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रजातंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। गवर्नर जो है वो अंग्रेज का वायसरॉय हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया।
कि वो बताएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। दुर्गेश पाठक ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा कूड़ा उठाने के नाम पर 84 करोड़ का घोटाला। बालसवा लैंडफिल जिस ट्रक को टेंडर के मुताबिक 400 रुपए देने चाहिए, उसे बीजेपी शासित एमसीडी 3250 रुपए दे रही थी। 2800 एक ट्रक का नुकसान उस समय के बीजेपी नेता पर सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उस ट्रक जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पे करती थी 3250 रुपए, जबकि वो अभी इस टेंडर में निकल के आए तो उसको एक्चुअली सिर्फ 400 रुपए ही देने की जरूरत थी, 3250 रुपए की जरूरत नहीं थी। तो पर अगर ट्रक देखा जाए तो लगभग 2800 रुपए का इनका नुकसान हुआ। अगर उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 84 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस कूड़े के उठाने में हुआ है। ये बलसवा लैंडफिल साइट का मामला है, वहां पे ये कूड़े का पूरा मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनकी जांच होनी चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा घोटाला 84 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, किस तरह से किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हुए कहा कि वडोदरा में गुजरात के बच्चों की शिक्षा पर बात करने के लिए जिन नवनीत काका जी ने अपना पार्टी हॉल हमें दिया था, आज बीजेपी की सरकार उनकी प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई। क्या देश इस गुंडागर्दी से चलेगा? इस बार गुजरात की जनता इस गुंडागर्दी का जवाब अपने वोट से देगी। ट्विटर से मैं आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।